आज सुनिए अमृता प्रीतम द्वारा लिखित उपन्यास बंद दरवाज़ा भाग 6। दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गाड़ी शैने शैने धीमी होती जाती थी। कम्मी ने खिड़की से प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों को देखा। नया शहर, नए लोग। कम्मी का मन घिरने लगा। गाड़ी खड़ी हो गई। कम्मी ने अपना सूटकेस पकड़ा। उतरने वालों की जल्दी, चढ़ने वालों की जल्दी और चारों ओर की भीड़ भाड़ में उसे ऐसा लगा जैसे उसका अपना आपा खो गया हो। कम्मी, एक आवाज़ आई। पहले कम्मी को महसूस हुआ कि यह ऐसे ही उसके कानों की भ्रांति थी। आवाज़ फिर आई। इस बार वह बड़े निकट से थी। लोगों के जल्दी से चल रहे पाँवों से अपनी पट्टी बंधे हुए पैर को बचाता हुआ सुमेश थोड़ा सा दूर होकर खड़ा था। सुमेश! पहले कम्मी की आंखों ने उड़कर सुमेश के मुंह की ओर देखा, फिर उसके पट्टी के साथ बंधे हुए पैर की ओर और हाथ में पकड़ी हुई छड़ी की ओर। तुम्हें स्टेशन पर नहीं आना चाहिए था सुमेश। मैं अपने आप घर आ जाती। घर ही तो आना था। मैंने सोचा तुझे तलाश करना पड़ेगा। सुमेश ने ज़ोर से कम्मी का हाथ पकड़ा और कहा, कभी दिल कहता था तू ज़रूर आएगी और कभी कहता था तू नहीं आएगी। फिर तुम्हारा आधा दिल झूठा, आधा सच्चा। कम्मी हंस पड़ी। फिर कहने लगी, यह छड़ी पकड़नी क्यों शुरू कर दी है? इसलिए कि इसे देख शायद तुम्हें रहम आ जाए और तू अपने कंधे का सहारा दे दे। सुमेश हंस पड़ा। यह ले, पकड़ कंधे का सहारा। कम्मी और अधिक निकट हो गई और फिर कहने लगी, पर इस सहारे की उतनी देर ही ज़रूरत है ना जितनी देर पैर खराब है। केवल पैर ही नहीं, दिल भी खराब है। पैर ठीक हो जाएगा पर दिल तो ठीक नहीं होना है। बात सुमेश के मुंह में थी। दोनों हंस पड़े। मकान बड़ा था परंतु सुमेश के पास एक ही कमरा था। यह मकान सुमेश के मित्र का था। कुछ महीने हुए उसके मित्र की इस शहर से बदली हो गई थी। जाती बार उसने सुमेश के कमरे को छोड़कर बाकी सारा मकान बंद कर दिया था। एक रसोई और एक गुसलखाने की चाबी भी उसने सुमेश को दे दी थी। रोगी का कोई बड़ा सुंदर रोग मालूम होता है, कम्मी ने कमरे में कदम रखते हुए कहा। सामने मेज़ पर बहुत से फूल पड़े हुए थे। जैसा डॉक्टर सुंदर वैसा ही रोग सुंदर। और सुमेश ने उन फूलों से एक बड़ा सुंदर फूल चुनकर कम्मी के बालों में लगा दिया। मेरा जो भी कोई विवाह होना था वह आज हो गया, सुमेश ने कहा और फिर मेज के ऊपर फूलों के साथ रखी हुई एक अंगूठी उठाकर कम्मी की उंगली में डाल दी। सच सुमेश, कम्मी ने कहा और सुमेश की छाती पर अपना सिर रख दिया। सुमेश के पास रसोई में चाय बनाने का सामान तो था परंतु रोटी बनाने का नहीं था। एक कोने से कम्मी को एक बेलन और एक तवा मिला। यह शायद सुमेश के मित्र का रसोई में पड़ा रह गया था परंतु चकला कम्मी को नहीं मिला था। नज़दीक की एक दुकान से कम्मी ने कुछ आटा और नमक मिर्च मंगवा लिया। सोमेश ने आगे ही अपने पाँवों को आवश्यकता से अधिक हिला डुला लिया था। कम्मी ने अब उसे कहीं बाहर न जाने दिया। कम्मी ने पहले सोमेश के पाँव पर दवाई लगाई। खाने वाली दवाई सोमेश खा लिया करता था परंतु मलने वाली दवाई लगाना उसके बस का नहीं था। फिर कम्मी ने रसोई में जाकर आटा गूंथा, अंडे बनाए। चकला कोई नहीं था। उसने एक प्लेट को उलट करके उसके ऊपर रोटी बेली। साथ ही उसने चाय बना ली थी। मुझे यह सब कुछ सपना लगता है, सोमेश ने रोटी के पहले कौर को तोड़ते हुए कहा। पता नहीं आग के सेक से अथवा कौन से सेक से कम्मी का चेहरा दहक रहा था। वह अपने बालों में लगे फूल जैसी सुंदर लग रही थी। रात को कम्मी ने माँ को चिट्ठी लिखी। चकला कोई नहीं था। मैं एक प्लेट को उल्टा कर रोटी बेलती रही। कोई भी रोटी गोल नहीं बनी परंतु एक पूर्णता का एहसास हुआ। मुझे यह एहसास जीवन में पहली बार हुआ है। कल मुझे पता नहीं किस तरह का होगा पर आज मैंने देखा है मैं कभी भी पश्चाताप नहीं करूँगी। 15-20 दिनों में सुमेश का पाँव बिल्कुल ठीक हो गया। छोटे छोटे बर्तन कम्मी की रसोई में चमकने लग पड़े। पहले तो सरकार से कोई काम लेना ही बड़ी कठिन बात है परंतु किसी तरह ले लो, काम करके दे दो,
फिर उस काम के पैसे लेने बहुत ही कठिन बात है। हर रोज़ दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। छोटे छोटे क्लर्क भी इस प्रकार बातें करते हैं जैसे उन्हें पैसे अपनी जेब से देने हों। एक दिन सुमेश बाहर से आया तो बड़ा उदास था। काम के बहुत से दिन उसकी बीमारी ने जाया किए और पिछले कामों के पैसे लेने के लिए कई दिन ये चक्कर जाया कर रहे थे। कोई बात नहीं, आज मेरे पास बहुत से पैसे हैं खर्च करने के लिए। कम्मी ने सुमेश की उदासी को संभाल लिया और फिर कहा, ज़रूरत हुई तो मैं यहाँ नौकरी कर लूँगी। और कम्मी ने मुस्कुराकर मेज़ की ओर उंगली उठाकर कहा, वह देखो सामने। सामने कम्मी और सुमेश की तस्वीर थी। परसों ही वह एक फ़ोटोग्राफ़र को बड़ी करने के लिए दी गई थी। आज कम्मी स्वयं जाकर उसे ले आई थी। इस तस्वीर में सुमेश ने कम्मी को वही काला स्वेटर पहनाया था जो कि आज से 1.5 मास पहले एक तूफ़ानी रात को उसने कम्मी को दिया था। वह रात, वह अंधेरा, कम्मी के गले में वह काला स्वेटर, उसके माथे पर उड़ रहे उसके बाल और उस अंधेरे में बत्ती की तरह जलता उसका चेहरा। सुमेश के भीतर एक कसक उठी। उसने कम्मी को दोनों बाहों में ले लिया। मैं तो ऐसे ही उदास हो गया था। जिस तरह की दौलत मेरे पास है वैसी और किसके पास होगी। अगले मास माँ ने कम्मी को सेबों की एक पेटी भेजी। बिल्टी सुमेश के हाथ देते हुए कम्मी ने उसके चेहरे की ओर देखा। सुमेश का चेहरा कुछ उतरा हुआ था। क्या बात है सुमेश, मैं रात की पूछ रही हूँ। कोई बात नहीं, रात भी तुमने यही कहा था, अब भी यही कहे जा रहे हो, परंतु कोई बात हो तो बताओ। सुमेश, तुम्हारे चेहरे की मुझे बहुत पहचान है। शायद ज़रूरत से ज़्यादा मैं इसे पहचानती हूँ। खाओ मेरी कसम, कोई बात नहीं। सुमेश ने सिर नीचा कर लिया, फिर एक उच्छ्वास लेते हुए कम्मी की ओर देखा। तेरे पास बैठे मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। क्या? कम्मी के पूछने में एक गंभीरता थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता है तेरे साथ पहले भी कभी किसी ने यह अधिकार लिया था। सुमेश ने यह कहा पर कम्मी की ओर देखा नहीं। पता नहीं कम्मी के भीतर क्या कुछ जल उठा। उसे अपने सारे शरीर से एक सेक आने लग पड़ा। सुमेश ने उसी तरह देखते हुए कहा, चाहे 10 दिन, चाहे 8 दिन, परंतु पाल ने तेरे साथ यह अधिकार तो लिया ही था ना। कम्मी को ना गुस्सा आया ना रोना, केवल उसे यह महसूस हुआ कि इन 2 मिनटों में उसे तेज़ बुखार चढ़ गया था। उसके सिर को चक्कर आ रहे थे, उसकी टांगें काँप रही थीं। तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती कम्मी, आज मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया था, रात को सुमेश ने कम्मी के पास बैठते हुए कहा। कम्मी ने अपना सिर अपने घुटनों पर रख दिया। उसका दिल किया वह कहे, पर सुमेश, यह तुम्हें पहले पता नहीं था, आज कोई नया पता लगा है। मेरे जीवन में इस तरह का कुछ भी नहीं था जो मैंने छिपाया हुआ था। परंतु कम्मी ने कुछ कहा नहीं। सुमेश ने हाथ से कम्मी का सिर ऊंचा किया। उसका मुंह आंसुओं से भीगा हुआ था। कम्मी के जी में आया, सुमेश, तुम्हारे जीवन में भी तो मुझसे पहले एक लड़की आई थी। चाहे तुम कहते थे कि तुम्हें उसके साथ प्यार नहीं था, परंतु कभी मैंने भी कुछ पूछा क्या? शायद यह शिकवा केवल मर्द ही करते हैं। और कम्मी ने अपनी इस बात को शब्दों में व्यक्त न किया। तेरे आंसू मुझे लज्जित करते हैं कम्मी, सुमेश ने बड़ी नम्रता के साथ कहा और कम्मी को अपनी बाहों में ले लिया। सुमेश की गर्म श्वासों से कम्मी के दुखे हुए मन पर जैसे एक सिकाई होने लगी थी। दिन पक्षियों की भांति पंक्ति की तरह उड़ने लग पड़े। सुमेश का जो रूप कम्मी के मन को मोह लेता था, वह रूप एक बार उसे उस समय नजर आता था जिस समय वह कम्मी के हाथ की पकी चीज़ें खा रहा होता था। एक स्वाद में, एक संतोष में उसका चेहरा संतुष्ट होता था। वह संतोष उसकी आंखों में एक चमक डाल देता था और उसके हाथों में बड़ी मासूम खेलें। अपनी प्लेट से कौर लेकर वह रोटी बना रही कम्मी के मुंह में डालने लग जाता। कभी पीछे खड़े होकर आहिस्ता से उसके बाल खोल देता। कभी कभी जब उसके हाथ आटे से लथपथ होते, वह उसकी कमीज़ के बटन खोल देता। कम्मी को चिढ़ाता और हंसाता। वह कम्मी को बहुत अच्छा लगता था। यही रूप दूसरी बार उसे उस समय दिखाई देता था जब उसके और सुमेश के श्वासों की 2 नदियाँ एक दूसरे में विलीन हो जाती थीं। पानी सभी किनारों को अपने में डुबो लेता था।
वे दोनों श्वासों की भरी बहती नदी में तैरते, दिन की सारी धूल अपने शरीर पर से उतार लेते थे। उस समय कम्मी सुमेश के मुंह की ओर देखती थकती नहीं थी। वर्षा से धुले हुए पत्तों के रूप की तरह सुमेश का रूप होता था, बड़ा ताज़ा, बड़ा स्वच्छ, बड़ा शांत। सुमेश के इस रूप को बार बार देखने के लिए कम्मी ने अपने आप को 2 कामों के हवाले कर दिया। एक काम उसका चौका, दूसरा काम उसके सोने का कमरा। चौके में नित्य नए छौंक की सुगंध, कमरे में नित्य नई सजावट। पक्षियों की पंक्ति की तरह दिन उड़ने लग पड़े। एक दिन सुमेश ने अचानक कहा, कम्मी, तुझे पहले विवाह से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिल सकता? मेरा मतलब यह है कानूनन। मुझे नहीं पता, किसी वकील को पूछना पड़ेगा। यह कचहरी बहुत बड़ी मुसीबत होती है। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं यह सोचता था कि आखिर मेरे माँ बाप को पता लग जाएगा, शायद उनके कुछ भनक पड़ भी गई हो। वे हमारे इस विवाह को विवाह नहीं मानेंगे। सुमेश ने कुछ रुक कर, कुछ झिझक कर फिर कहा, कोई भी तो इस विवाह को विवाह नहीं समझता। कल मेरे एक मित्र ने मुझसे बड़ा मजाक किया। उसने हमें 2-3 बार एक साथ जाते कहीं देखा था। पूछने लगा, आजकल तुम एक स्त्री के साथ बड़े घूमते रहते हो, क्या बात है? मैंने कहा, वह मेरी पत्नी है, पर वह मानता ही न था। कम्मी ने कुछ नहीं कहा, केवल सुमेश के मुंह की ओर देखती रही। सुमेश ने फिर रुककर कहा, इस समाज में हम किस तरह चलेंगे? मैं तुम्हें किसी मित्र के घर ले जा नहीं सकता, किसी मित्र को अपने घर बुला नहीं सकता। हम इस तरह अकेले गुम हुए रहते हैं, जाने एक वीरान टापू में फिर रहे हों। मर्जी का साथी ना हो तो आदमी बसती दुनिया में भी वीरान हो जाता है। मर्जी का साथी हो, आदमी वीरान टापू में भी आबाद हो जाता है। कम्मी के पास कहने को बहुत कुछ था, परंतु उसे महसूस हुआ कि यह अथवा और कोई सी बात थी जो सुमेश नहीं जानता था। चीज़ें उसी तरह दिखाई देने लग जाती हैं जिस तरह हम उनको देखना चाहते हैं। कम्मी यह बात जानती थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि जैसे मैं समाज द्वारा बहिष्कृत हो गया हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाऊँगा। सुमेश ने सामने शीशे में इस तरह देखा जैसे उसके 31वें वर्ष में ही 60वां वर्ष लग गया हो। सुमेश ने घबरा कर कहा, मैं अभी बूढ़ा नहीं होना चाहता कम्मी। कम्मी को महसूस हुआ कि पक्षियों की पंक्ति की तरह उड़ते जा रहे दिनों को किसी ने गुलेल मार दी थी। यह दिन एक पक्षी की तरह घायल होकर नीचे गिर गया था। कम्मी आटा गूंद रही थी और सुमेश उसके पास आकर इस तरह खड़ा हो गया जैसे वह सुमेश न हो, एक प्रश्न चिन्ह हो। क्या बात है सुमेश? कम्मी ने आटा मलते हुए पूछा। पिताजी की तार आई है। फिर? वे कल प्रातः की गाड़ी से यहाँ आ रहे हैं। अच्छा? अच्छा नहीं कम्मी। सुमेश खींच गया, पता नहीं अपने पर, पता नहीं कम्मी पर। आखिर उन्हें एक दिन तो आना ही था, कल ही सही, कम्मी ने साहस करके कहा और फिर आटे को ढककर अपने हाथ धोने लग गई। नहीं कम्मी, बात बहुत बिगड़ जाएगी। और सुमेश ने अपने माथे का पसीना पोंछा। कुछ नहीं बिगड़ेगी सुमेश, मैं अपने आप। तुम अपने आप क्या कर लोगी? मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। बर्बाद? कम्मी को जैसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि बाप आकर बेटे को मिलेगा तो इसमें बर्बादी की क्या बात होगी। तुम समझती क्यों नहीं कम्मी, मेरा कैरियर। और सुमेश ने रसोई में लगी हुई बर्तनों की तख्ती की ओर इस तरह देखा जाने वे सारे बर्तन उसके कैरियर की राह में रोड़े बन गए हों। सच बताओ, तुम क्या चाहते हो सुमेश? मैं? सुमेश ने जैसे हकला गया। कोई बात नहीं सुमेश, मन की बात मत रोको। मैं चाहता हूँ कि पिताजी को हमारे इस विवाह का पता न लगे। और सुमेश ने बर्तनों की तख्ती को बाजू से इस तरह थामा जैसे वह बर्तनों के समेत उसके सिर पर गिरने लगी थी। पर सुमेश, तुम उनको नहीं जानती कम्मी। मैं नहीं जानती ना सही, परंतु यह तो जानना चाहती हूँ कि वे पिता हैं, उनकी छाती में एक बाप का दिल है। दिल केवल नरम नहीं होते कम्मी, दिल पत्थर भी होते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं पत्थर की चोट खा लूँगी। मुझे तो देखने दो वे कितने पत्थर बन सकते हैं।
और कम्मी ने मटके से पानी का एक गिलास भरा, एक घूंट पिया और फिर गिलास को अपने हाथों में इस तरह पकड़े रखा जैसे अभी उसे किसी पत्थर की चोट को पानी के साथ धोना हो। हाँ, और तुम्हारे देखने देखने में ही मैं कहीं का ना रहूं। और सुमेश ने अब तक जितना भी अपना आपा संभाला हुआ था वह भी अपनी खींच के हवाले कर दिया। सुमेश, कम्मी उससे अधिक कुछ न कह सकी। मुझे पता है कि वे तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे और फिर सारी आयु अखबारों के दफ्तरों में से 30-30 रुपए। तुम क्या कहना चाहते हो सुमेश? कम्मी के बोल इस तरह थे जैसे कोई अपनी फटी हुई जेब में हाथ डाले और देखे कि पता नहीं किस समय उसके सारे पैसे उसकी जेब में से गिर गए थे। तुम थोड़े दिनों के लिए कहीं चली जाऊं? हाँ, इस घर से चली जाओ। इस घर से चली जाऊं? हाँ हाँ, यह मकान। और आगे कम्मी चुप रही। तुम क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, कुछ तो कहने लगी थी। हाँ, कहने लगी थी, यह मकान। मैंने समझा था यह मेरा घर है। कम्मी मुस्कुरा पड़ी। ऐसे ही इतनी भावुक मत हुआ करो कम्मी, हर समय घर घर। कम्मी के होठों में आया, सच सुमेश, औरत को पता नहीं क्या है, हर समय घर घर करती रहती है, बहुत भावुक होती है औरत। परंतु कम्मी ने अपने होठ बंद कर लिए, कुछ न कहा। तुम कुछ दिन किसी होटल में। हाँ, यह ठीक है, औरत के साथ का घर शब्द अच्छा ही नहीं लगता। औरत और होटल, कम्मी ने कहना चाहा, परंतु यह भी न कहा। मैं होटल का सारा खर्च दूंगा, सुमेश ने कम्मी को चुप देखकर बड़ी मर्दानगी से कहा। अच्छा, परंतु खर्च काफ़ी आएगा। अखबारों के दफ्तर से तो कठिनाई से 30-30 रुपए। कुछ करूँगा, शायद पिताजी बहुत दिन यहाँ रह जाएं। कम्मी मुस्कुराई। पर तुमने तो कहा था तुम्हें यहाँ नौकरी मिल जाएगी। हाँ, परंतु तुम्हें शायद याद नहीं रहा सुमेश, मैंने एक दिन यह भी कहा था कि अब शायद मुझसे नौकरी नहीं हो सकेगी। क्या वह बात? हाँ, वह बात। पर मैंने तुम्हें कहा था कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए। तुम अवश्य किसी डॉक्टर के पास जाना। पागल हो गए हो सुमेश? तुम्हारे बच्चे को, अपने बच्चे को मैं अपने हाथों से इस दुनिया से वापस कर दूं? कम्मी, सुमेश ने कम्मी की ओर इस तरह देखा जैसे वह 7 वर्षों की बालिका हो और उससे सुमेश की मेज़ पर स्याही की दवात गिर गई हो, और फिर बुद्धिमत्ता से कहने लगा, अपने रहने के लिए तो इस दुनिया में स्थान मिलता नहीं। जिस दुनिया में मैं रहूंगी उस दुनिया में उसके लिए भी स्थान बना लूँगी। हाँ, और मेरे लिए सारा स्थान मिटा दोगी? नहीं सुमेश, यदि उसके इस घर में आने से तेरा स्थान मिटता है तो वह इस घर में नहीं आएगा। अब तू मेरी कठिनाई को समझी है कम्मी, इस समय उसे नहीं आना चाहिए। मैं यही तो कहना चाहता था, तुम समझती नहीं थी। सुमेश इस तरह नरम हो गया जैसे उसने यह शाही चूस की तरह मेज़ पर गिरी हुई सारी शाही चूस ली हो। आज मैं तुम्हारा होटल में प्रबंध कर दूँ ना? सुमेश ने उसे नरमाई से पूछा। हाँ, कर दो, कम्मी ने कहा, और उसके कहने में कोई झिझक नहीं थी। तू आज अथवा कल किसी डॉक्टर के पास जाएगी ना? सुमेश ने इस तरह पूछा जैसे कोई झूले में पड़े हुए भूखे बच्चे को एक खिलौना पकड़ाकर पूछे। अब तू घंटा भर तक तो नहीं रोएगी ना? कम्मी ने सिर हिलाकर हाँ कर दी, पर बंद होठों से कहा, डॉक्टर के पास जाऊंगी, पर अभी नहीं, 6-7 मास तक। और यदि पिताजी बहुत ही दिन ठहर गए, तुम चुपचाप कांगड़ा चली जाना, माँ के पास। माँ बहुत अच्छी हैं। सुमेश ने इस तरह कहा जैसे उसने अब झूले में पड़े हुए बालक को एक के स्थान पर 2 खिलौने पकड़ा दिए हों और कहता हो, अब तो तुम्हें 3 घंटे में रोना नहीं चाहिए। कम्मी ने सिर हिलाकर हाँ कहा। तुम बड़ी अच्छी हो कम्मी। अब ऐसा कर, यह सारे बर्तन इत्यादि एक ट्रंक में डाल दे, जल्दी जल्दी कर। पर तुम रोटी तो खा लो, सब्जी बनी हुई है, आटा गूंधा हुआ है, फिर देर हो जाएगी कम्मी। अच्छा, जल्दी जल्दी रोटी पकाओ। कम्मी ने अंगीठी में कोयले डाले और जब तवा गर्म हो गया पहली रोटी बेलते हुए कहने लगी, सुमेश, तुम हर रोज़ खाना कहाँ से खाया करोगे?
तुम मेरी चिंता मत करो, परंतु तुम कहते थे ना कि तुम्हें होटल का खाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, पर क्या किया जा सकता है, तुम खाना बहुत ही अच्छा बनाती हो। मैं काशी फल और टिंडे की सब्जी की ओर आँख भर कर भी नहीं देखा करता था। तुम पता नहीं कैसे बनाती हो। भिंडी बनाने में तो तुम कमाल करती हो। आलू तो तुम्हारी तरह कोई बना ही नहीं सकता। कम्मी ने रोटी को चुपड़ा और फिर चकले पर गिरा हुआ अपना आंसू अपनी चुन्नी से पोंछ दिया। 2 अंडे भी पड़े हुए हैं, वे भी बना दूं? कल के नाश्ते के लिए रखे थे। कम्मी ने फिर एक बार चकला पोंछा। बना दो, परंतु जल्दी करो। अभी इतना कुछ संभालना है। तुम्हारे कपड़े कितनी और जगह टंगे हुए हैं। और जब सुमेश ने खाना खा लिया, फिर एक बार कम्मी के पास खड़े होकर कहने लगा, सब चीज़ें तनिक ध्यान के साथ सब कुछ स्टोर में बंद कर दो। बाहर कोई चीज़, मेज़ पर हमारी दोनों की तस्वीर पड़ी हुई है, वह भी याद से उठा लेना। मैं जाकर किसी होटल में एक कमरा ले आऊं। और सुमेश बूट पहनने लगा। ये जुराबें मैली हैं, वहाँ दूसरी धुली पड़ी हैं। और कम्मी ने सुरेश के हाथ से एक जुराब पकड़ ली, दूसरी जुराब सुमेश ने पहन ली हुई थी। रहने दो, आज यही देर हो जाएगी। सुमेश ने कम्मी के हाथों से जुराब फिर पकड़ ली। सुमेश बाहर चला गया और कम्मी ने चकला, बेलन, परात, सारे बर्तन और वे सारी चीज़ें जिनके अस्तित्व से औरत की सुगंध आ जाती है, 2 ट्रंकों में बंद करके स्टोर में रख दी। मेज़ पर पड़ी हुई तस्वीर भी, अपने कपड़े भी, तौलिया भी गीला था, वह कम्मी ने ट्रंक के ऊपर बिछा दिया। सुमेश के वापस लौटते अच्छी शाम हो गई थी और जब दरवाज़ा खटका, कम्मी बैठे बैठे ऊँघने लग गई थी। जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलते वह दिन की बात भूल गई। वह जल्दी से सुमेश के लिए चाय लाने रसोई में चली गई और फिर कम्मी को याद आया, आज तो उसने चाय के लिए शाम का दूध भी नहीं लिया था। रसोई में बर्तन ही कोई नहीं था। कमरा बहुत अच्छा नहीं मिला। अच्छे कमरों का किराया बहुत ही अधिक था। कोई बात नहीं, यदि बहुत दिन लग गए, कोई डर नहीं। पिताजी शायद मुझे किसी विदेश में, अच्छा है, इससे कैरियर बन जाएगा। सुमेश को विदेश वाली बात मुंह से निकालकर महसूस हुआ था कि उसने अच्छा नहीं किया। इस समय यह बात कहने की क्या ज़रूरत थी। कम्मी पता नहीं इस बात को किस प्रकार बढ़ा लेगी, परंतु कम्मी के मुंह से अच्छा है सुनकर सुमेश को लगा बात यही ख़त्म हो गई है। वैसे सुमेश को यह भी महसूस हुआ कि कम्मी के बोलों में शायद कुछ व्यंग था, परंतु उसने इस व्यंग को और आगे कुरेदना ठीक नहीं समझा। तुम अपने कपड़े संभाल लिए हैं, चलो फिर। हाँ, लाओ सूटकेस मुझे पकड़ा दो। कम्मी के पास एक छोटा सा अटैची केस था, उसने अपने ही हाथ में पकड़ लिया। सारे कपड़े ले लेने थे, पता नहीं कितने दिन लग जाएं। मुझे जो कुछ चाहिए था मैंने ले लिया है। सुमेश ने कपड़ों वाली बात पर जोर देना चाहा, परंतु उसे कुछ कहना बड़ा कठिन लगा। वह चुप रहा। बस में बैठकर ना सुमेश ही कोई बात कर सका और ना कम्मी ने ही कुछ कहा। होटल अच्छा है। वैसे जिस कमरे को कम्मी के लिए लिया गया था वह होटल के पिछले कमरों में से था। छोटा था और कुछ अंधेरा भी। शायद उसी कमरे का किराया सभी कमरों से कम था। और फिर कम्मी को उस कमरे में छोड़कर सुमेश एक क्षण के लिए ऐसे खड़ा हो गया जैसे कमरे के दरवाजे ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। मेरी चिंता ना कर सुमेश, कम्मी ने कितनी देर के मौन के बाद आहिस्ता से कहा। तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो। पता नहीं सुमेश ने क्यों यह कहा। और फिर कहने लगा, जब तक आदमी के पास रोटी नहीं, पोजीशन नहीं, उसकी मोहब्बत भी क्या अर्थ रखती है। परंतु मैंने तो कुछ नहीं कहा। पता नहीं कम्मी क्यों मुस्कुरा पड़ी। मुझे मालूम है तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो, इसीलिए हंस रही हो। यदि मैं रो पड़ती तुझे अच्छा लगता। कम्मी को अपनी हंसी पर रोदन उस लोई की तरह महसूस हुआ जिसे ऊपर लें तो शरीर को खा जाती है और उतार दें तो शरीर को शीत लगती है। तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती कम्मी, अचानक सुमेश ने कहा। क्या हो गया है तुम्हें सुमेश? इसमें माफ़ी मांगने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारे काबिल नहीं कम्मी, तुम मुझे भूल जाओ। और सुमेश पलंग के बाजू पर इस तरह बैठ गया
जैसे उससे और खड़ा नहीं हुआ जा रहा हो। यदि कोई कम्मी के चेहरे की ओर देखता, कम्मी की आंखों में छल छल आंसू भर आए थे और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट जम गई थी और फिर आंसू दोनों गालों पर फिसलकर इस तरह होठों के पास आकर खड़े हो गए जैसे वे सारी मुस्कुराहट को अपने गले से लगा लेना चाहते हों। मैं मर्द हूँ कम्मी, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ। यदि मैं अपनी कोई पोजीशन नहीं बना सकूँगा, मैं मोहब्बत क्या करूँगा? और कम्मी ने सोचा, यह पोजीशन वाली बात और मोहब्बत वाली बात तो सुमेश ने आगे भी उसको कई बार समझाई है, फिर आज क्यों बार बार वह यह बात कर रहा है? और कम्मी के दिल में आया कि वह कहे, औरत की समझ में चाहे बात कभी नहीं आती, पर आज मुझे यह बात समझ में आ गई है। परंतु कम्मी ने कुछ नहीं कहा। एक चुप्पी थी जिसको तोड़ने के लिए कम्मी को कोई बात नहीं सूझ रही थी। और फिर उसे एक निरर्थक सी बात सूझी। पूछने लगी, प्रातः पिताजी की गाड़ी कितने बजे आएगी? 8 बजे। कहने को तो सुमेश ने कह दिया, परंतु फिर उसके मन में आया जो विचार उसे पहले नहीं आया था कि कम्मी शायद उसके पिता को मिलना चाहती हो, अपना अधिकार बताना चाहती थी, बच्चे वाली बात। और सुमेश इतना घबरा गया जाने उसके पाँव के नीचे का फर्श चक्कर लगाकर छत की तरफ चला गया हो। कम्मी, तुम पिताजी को? नहीं सुमेश, कभी नहीं, कभी नहीं। तुमने मुझे इतना भी नहीं समझा। यदि तुम्हें कभी ज़रूरत हो तो मुझे पत्र लिख दिया करना। वैसे मैं जिस समय भी अवसर मिला आकर देख जाया करूँगा। तुम स्वयं उस ओर न आना। सुमेश उठ बैठा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई अंतिम बात? सुमेश ने सोचा, क्या कहूँ? और फिर उसे एक बात याद आई हो। सुमेश ने सोचा, क्या कहूँ? और फिर उसे एक बात याद हो आई। कहने लगा, तुम याद करके जल्दी ही किसी डॉक्टर के पास जाना, और अधिक दिन हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। पैसे की चिंता ना करना, जितने भी वह मांगे। सुमेश को कहने के लिए यह बात याद आ गई थी, परंतु कम्मी को कुछ भी याद नहीं आया। सुमेश चला गया। कम्मी ने जाते हुए की पीठ देखी। उसे महसूस हुआ सुमेश ने उसको समझा नहीं था, अथवा उसने ही सुमेश को नहीं समझा था। कुछ कहीं इस तरह का जिसकी समझ किसी को नहीं आई थी। और कम्मी को लगा, सुमेश जिसका चेहरा उसको कई जन्मों का पहचाना हुआ लगता था, आज उसकी पीठ को वह बिल्कुल नहीं पहचानती थी। मेम साहब, खाना? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कुछ कागज़ चाहिए, मिल जाएंगे? बहरा आकर होटल के लेटर फॉर्म और एक पेंसिल दे गया। और कुछ? चाय, कॉफ़ी? चाय? अच्छा, चाय ला दो। कम्मी ने चाय का प्याला पिया और फिर पेंसिल लेकर खत लिखने लगी। खत कम्मी के मन का सारा उभरा हुआ था। उसकी प्रत्येक पंक्ति उसके मन में बनी पड़ी थी, परंतु संबोधन? कम्मी की पेंसिल रुक गई। कम्मी को याद आया, आज से 1 वर्ष पूर्व जब वह कांगड़ा से सुमेश को खत लिखा करती थी, सैकड़ों शब्द उसकी कलम के गिर्द भीड़ डालकर खड़े हो जाते थे, और आज उसकी पेंसिल को एक शब्द नहीं मिल रहा था। यह 1 ही वर्ष में क्या हो गया था? कम्मी ने सोचा और फिर अपने मन को रोक लिया। उसे लगा कि उसके सामने चिंताओं की गहरी ढलान थी। यदि एक बार उसके मन का पांव फिसल गया, वह पता नहीं कौन सी खड्डों में जा गिरेगा। और उसने चिंताओं का रास्ता छोड़कर खत की राह पकड़ी। खत के मार्ग पर सबसे पहला पड़ाव था संबोधन। मेरे सुमेश। गत वर्ष सुमेश को लिखे खतों के कितने ही संबोधन कम्मी को फिर याद आ गए। मेरी मंजिल, मेरे विश्वास, मेरे ईमान। और कम्मी ने सभी शब्दों को देखकर कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम दूसरे दिन फूलों की तरह मुरझा जाओगे। कम्मी ने एक सादा सा संबोधन सोचा, मेरे सुमेश, और वह खत लिखने लगी। परंतु फिर उसको महसूस हुआ, यह सादगी तो उस समय आती है जब कोई सारे का सारा उस ममत्व में भीग जाए। वह तो आज किनारे पर खड़ी हुई है, बिल्कुल सूखी। और कम्मी ने वह कागज़ फाड़ दिया। अच्छे सुमेश, कम्मी ने कागज़ पर लिखा। नहीं नहीं, वह कहेगा तुम यह शब्द कह मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो। और कम्मी ने वह कागज़ भी फाड़ दिया।
सुमेश, कम्मी ने नए कागज़ पर लिखा और फिर उसे महसूस हुआ यह शब्द अपने आप में पूर्ण है। आज इस शब्द के बाएं हाथ जो भी शब्द लिखा जाएगा फालतू होगा। और कम्मी फालतू कुछ भी लिखना नहीं चाहती थी। कम्मी ने खत लिख लिया। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा और फिर उसे तकिए के पास रख कर लेट गई। प्रातः घंटी की आवाज़ से कम्मी जाग पड़ी। कमरा पहचाना नहीं जा रहा था। दरवाज़ा खोला। बहरा सुबह की चाय लेकर आया था। अभी तो कल सुमेश ने कहा था कि कोई ज़रूरत हो तो मुझे खत लिख देना, तुम स्वयं उधर मत आना। कम्मी को ध्यान आया और फिर जैसे सुमेश उसके सामने खड़ा हो, कहने लगी, मैं तो तुम्हारा कहना मान लूँगी, पर ये स्वप्न नहीं मानेंगे। रात ये मुझे तुम्हारे घर ले गए थे। कम्मी ने घड़ी देखी, 7 बज गए थे। उसने रात का लिखा खत निकाला, एक बार पढ़ा और लिफाफे में डाल दिया। कम्मी जब होटल का बिल अदा करने के लिए गई तो मैनेजर कहने लगा, साहब तो कहते थे आप बहुत दिन रहेंगी। रहना था, परंतु कल आते ही तार मिल गई थी, मेरी माँ बीमार है। कम्मी ने स्टेशन की बस पकड़ी। सारे बाजार जाने पहचाने, अगला मोड़, उसके आगे का मोड़ और फिर बस उस घर के आगे से गुजरेगी। घर, और कम्मी के पाँव के नीचे फिर विचारों की फिसलन आ गई। कल प्रातः वह घर थी और फिर शाम को वह घर मेरा नहीं था। यह घर और औरत का संबंध कितना कच्चा क्यों होता है। और फिर कम्मी को वह खत याद आया जो उसने रात को सुमेश को लिखा था। बस अगला मोड़ और वह घर, मैं उतर कर खत दे आऊँ। कम्मी को विचार आया और साथ ही सुमेश का कहा भी, तुम स्वयं उधर न आना। कम्मी ने घड़ी देखी, 7:45। 8 बजे गाड़ी आती है। सुमेश स्टेशन पर गया होगा। मैं 1 मिनट में उसका कहा टाल दूँ, अपने कल रात के स्वप्न की तरह। बस 1 मिनट बाहर से लेटर बॉक्स में खत डाल दूँगी। बस खड़ी हो गई। कम्मी ने शीशे में से देखा, सामने 4 मकानों को छोड़ अगला मकान। और फिर चाहे कम्मी ने टिकट स्टेशन की ली हुई थी, उसके पाँव बेबस बस से नीचे उतर गए। दरवाज़ा बंद था। कम्मी ने हाथ से छुआ पर खटखटाया नहीं। इसी तरह दरवाज़ा बंद था और मेरी माँ सारी रात दरवाज़ा खटखटाती रही थी। कम्मी का गला भर आया, पता नहीं सामने दरवाजे को देखकर कि बाप के घर का दरवाज़ा याद करके। खत कम्मी ने लिफाफे में डाला हुआ था, परंतु उसने लिफाफा खोल खत निकाला और एक बार फिर पढ़ा। सुमेश, तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक। तुम्हारी कमाई, तुम्हारे पिता की कमाई, महलों की तरह सजा हुआ तेरा घर, धर्म के, समाज के, गौरव के, प्रतिष्ठा के कितने सुंदर फूल हैं तेरे फूलदानों में। महलों की तरह सजा हुआ तेरा घर, मेरी मोहब्बत रास्ते की धूल की तरह तुम्हारे पैर पड़ गई। आज तुम अपने सुंदर घर में जाते समय एक पायदान से अपने पैर पोंछ लेना। कम्मी। और कम्मी ने कागज़ को तह करके उस बंद दरवाजे के साथ लगे छोटे से लेटर बॉक्स में डाल दिया। कम्मी ने जो सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी वह इस प्रकार थकी हुई थी जैसे वह पिछले 2 दिनों में सोई ना हो और अब अच्छी तरह नहा धोकर किसी अलमारी के बिस्तर पर सोने का उसको बहुत मन चाह रहा हो। बस थोड़ी देर और। कम्मी ने स्टेशन पर उतरकर जाने अपनी साड़ी को दिलासा दिया। 2 मील और वह भी कच्ची पगडंडी। साड़ी ने जैसे थक कर पूछा। कम्मी मुस्कुराई। दाएं पाँव की चप्पल की एक कील साड़ी के शरीर में बार बार चुभ रही थी। बड़े जोर से वह उस कील से पीछा छुड़ाती रही, पर वह कील जाने पीछे पड़ गई थी और फिर वह रोने सी लग गई और फिर एक जगह वह साड़ी बच्चों की तरह बिलक पड़ी। कम्मी ने उसको हाथों में लिया, पुचकारा और आगे चल पड़ी। कमल हाई स्कूल। पीछे हुई वर्षा से दीवार पर लिखे अक्षरों का रंग 2 स्थानों से कुछ मिट गया था। वे 2 निशान इस तरह लग रहे थे जैसे दीवार की आंखों में आंसू भर आए हों। कम्मी कितनी देर उन 2 आंसुओं को देखती रही और फिर उसने साड़ी के किनारों से अपने आंखें पोंछ ली। माँ, कम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया। कम्मी की आवाज़ धीमी थी, परंतु वह सारी दीवार को चीर गई। माँ ने बड़ी घबराहट से दरवाज़ा खोला। कम्मी, तुम? माँ की बाहें फैल गईं।
हाँ माँ, कम्मी ने अपने को उन बाहों के हवाले कर दिया। इस तरह अचानक? तुम्हारे दरवाजे का दोष। मेरे दरवाजे का? यह मेरे लिए हमेशा खुल पड़ता है। यह तो तुम्हारा दरवाज़ा है कम्मी, मेरे मन का दरवाज़ा। हाँ माँ, केवल यही दरवाज़ा खुला है, तेरे मन का दरवाज़ा। सुमेश का दरवाज़ा बंद हो गया और सब दरवाजे बंद हो गए। आगे माँ ने और कुछ ना पूछा, कम्मी ने और कुछ नहीं बताया। बाहों की लपेट और कड़ी हो गई। कम्मी ने अपना भरा हुआ दिल माँ के रोते दिल में उड़ेल दिया। कम्मी ने माँ के सामने बैठकर चाय पी और माँ ने कम्मी से छिपकर अपने आंसू पी लिए। तुम्हारा सामान इस तरह खाली हाथ? एक बार माँ ने पूछा। नहीं माँ, खाली हाथ नहीं आई। जो छोड़ नहीं सकती थी वह साथ ले आई हूँ। कम्मी मुस्कुरा दी। माँ ने एक बार गौर से कम्मी के शरीर की ओर देखा। हाँ माँ। और फिर कुछ देर चुप रहकर कम्मी कहने लगी, औरत की कोख कभी बाँझ नहीं होगी माँ। यदि औरत की कोख बाँझ हो गई तो ये ज़िंदगी के हाथ से किसके साथ खेलेंगे।